हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के प्रथम भाग के बारे में। और इस वीडियो में हम आज जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ आरंभिक सिद्धांत, साथ ही साथ हम कुछ आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बताते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे आरंभिक सिद्धांत के बारे में जो बताते हैं हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो ये आरंभिक सिद्धांत जो है वो आधारित है पृथ्वी की उत्पत्ति पे। और इन सिद्धांतों में सबसे पहले सिद्धांत आया नीहारिका परिकल्पना, जो आया 1796 ईस्वी में। नीहारिका परिकल्पना सिद्धांत के बाद 1900 ईस्वी में आया द्वैतारक सिद्धांत और 1950 ईस्वी में आया संशोधित नीहारिका परिकल्पना। तो ये थे 3 आरंभिक सिद्धांत जो हमें बताते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। आगे हम इन सभी सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कुछ आधुनिक सिद्धांत जो आधारित थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे। जैसा कि हमने देखा कि आरंभिक सिद्धांत जो है वो आधारित थे पृथ्वी की उत्पत्ति पे, लेकिन आधुनिक सिद्धांत जो है वो हमें बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। और आधुनिक सिद्धांत के अंदर 1920 ईस्वी में आया बिग बैंग सिद्धांत और 1940 ईस्वी में आया स्थिर अवस्था संकल्पना। तो ये थे 2 आधुनिक सिद्धांत जो बताते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। और इन सिद्धांतों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे प्रारंभिक सिद्धांत के बारे में जो है नीहारिका परिकल्पना। और ये सबसे पहले सिद्धांत आया जिसने बताया हमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो नीहारिका परिकल्पना जो है इसको देने वाले थे इमैनुअल कांट। और इमैनुअल कांट के इस नीहारिका परिकल्पना को लप्लास ने 1796 में फिर से संशोधित किया। और इस नीहारिका परिकल्पना में बताया जाता है कि एक सूर्य था ब्रह्मांड में जो युवा अवस्था में था और ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहे थे पदार्थों के बादल। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये है सूर्य जो कि युवा अवस्था में था और इस सूर्य के चारों तरफ ये जो है वो पदार्थों के बादल थे जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे थे। और ये बादल जो हैं वो बने हुए थे गैस और धूल कण से। अब इस नीहारिका में, जिसे हम नेबुला भी कहते हैं, वो धीरे धीरे ठंडा होते गया और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ढह गया। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये नेबुला जो है वो ढह गया है और इसके पतन के कारण इसका आकार जो है नेबुला का वो कम हो गया। ये और भी तेजी से सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे ये पदार्थ जो हैं वो छल्ले के रूप में अलग होते गए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, ये पदार्थ के बादल जो थे वो तेज गति से परिभ्रमण करने लगे सूर्य के चारों तरफ, क्योंकि इनका पतन हो गया जिसके कारण इसका आकार जो है वो भी कम हो गया था। तो तेज गति से परिभ्रमण करने के कारण ये पदार्थ जो है वो छल्ले के रूप में अलग होने लगे और ये छल्ले जो है धीरे धीरे समय के साथ ठंडे होते गए और ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये छल्ले जो थे गैस के वो धीरे धीरे ठंडे होते गए और ये ग्रहों का निर्माण किए। और सूर्य जो है वो मूल नीहारिका के केंद्रीय भाग के रूप में विद्यमान है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये नेबुला का केंद्रीय भाग जो है वो सूर्य बन गया और
उनके चारों तरफ घूम रहे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये था निहारिका परिकल्पना, जिसमें हमने जाना कि कैसे पृथ्वी का उत्पत्ति जो है वो नेबुला से हुआ, जिसे हम निहारिका कहते हैं। अब हम देखेंगे द्वितारक सिद्धांत के बारे में। तो द्वितारक सिद्धांत जो है वो आया 1900 ईस्वी में और इसको देने वाले थे चैम्बरलिन एंड मोल्टन। और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक और भ्रमणशील तारा है जो सूर्य के नजदीक से गुजरा है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये जो है एक दूसरा तारा आया ब्रह्मांड में और ये तारा जो है वो सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिसके कारण इस तारे का जो गुरुत्वाकर्षण था उसके कारण सूर्य के सतह से कुछ शिगार के आकार का पदार्थ निकलकर अलग हुआ, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये शिगार के आकार का कुछ पदार्थ है जो सूर्य की सतह से अलग हुआ। और जब ये तारा, यहाँ हम देख सकते हैं, ये तारा जो है समय के साथ धीरे धीरे सूर्य से दूर चला गया और ये शिगार के आकार का पदार्थ जो था वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। और यही शिगार आकार का पदार्थ जो था वो धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों का निर्माण किए। तो यहाँ हमने जाना चैम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक और तारा आया जो सूर्य के पास से गुजरा और इस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की सतह से शिगार के आकार का पदार्थ निकला। और समय के साथ जब ये तारा सूर्य से दूर चला गया तब ये शिगार आकार का पदार्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही शिगार आकार का पदार्थ जो है वो संघनित होकर ग्रहों का निर्माण किया। तो चैम्बरलिन और मोल्टन के इस सिद्धांत को जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी ने समर्थन किया और उन्होंने बताया कि सूर्य के साथ साथ एक और साथी तारा था ब्रह्मांड में, यानी इस तारे के साथ साथ एक और भी तारा ब्रह्मांड में उपस्थित था। और इस सिद्धांत को बताया गया द्वितारक सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में दो तारे के बारे में चर्चा किया गया और ऐसा बताया गया कि ब्रह्मांड में दो तारे उपस्थित थे, इसीलिए इसे द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो यहाँ हमने देखा द्वितारक सिद्धांत के बारे में। अब हम जानेंगे संशोधित निहारिका परिकल्पना के बारे में, जो कि पहले जो आया था निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, उसमें कुछ संशोधन किया गया और इसीलिए इसे संशोधित निहारिका परिकल्पना कहा गया। और इसे देने वाले थे ऑटो स्मिथ एवं कार्ल विजास्कर, जो आए थे 1950 ईस्वी में। और इस परिकल्पना में बताया गया कि सूर्य जो है वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। निहारिका का मतलब हुआ नेबुला और सौर का मतलब हुआ सोलर। तो यहाँ संशोधित निहारिका परिकल्पना में बताया गया कि सूर्य जो है वो एक सौर निहारिका यानी सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये सौर निहारिका जो है वो बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले निहारिका परिकल्पना में भी चर्चा किया था कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है वो नेबुला से हुआ है, निहारिका से, जो बना हुआ है गैस और धूल कण से। और इस संशोधित निहारिका परिकल्पना में भी यही चर्चा किया गया कि सूर्य जो है वो सौर निहारिका से घिरा हुआ है और ये सौर निहारिका यानी नेबुला जो है वो बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से। अब इन कणों में घर्षण हुआ और टकराने के कारण चपटी तस्तरी के आकार का बादल का निर्माण हुआ, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में। और अभिवृद्धि पराक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ और ये जो छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ वो धीरे धीरे
उनमें गुरुत्वाकर्षण बल आया और इन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आसपास के गैस और धूल कण को भी अपने ओर आकर्षित करते गए और जिसके कारण उनका आकार जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते गया। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका आकार जो है वो बड़ा होते गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यहाँ संशोधित नीहारिका परिकल्पना में हमने जाना कि कैसे ब्रह्मांड में एक सूर्य था और सूर्य के चारों तरफ घूम रहे सौर नीहारिका था जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। और ये सोलर नेबुला जो है वो बने हुए थे हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से। और इस नेबुला में धीरे धीरे घर्षण हुआ और टकराने के कारण तस्तरी के आकार का बादल का निर्माण हुआ और ये बादल जो है धीरे धीरे ठंडा होते गए और अभिवृद्धि पराक्रम के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ और ये ग्रह जो है वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और भी बड़े होते गए। तो ये था संशोधित नीहारिका परिकल्पना। तो अब तक हम लोगों ने देखा प्रारंभिक सिद्धांत जो बताते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। अब हम जानेंगे बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जो कि आधुनिक सिद्धांत है और आधुनिक सिद्धांतों में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है और यह 1920 में एडविन हबल द्वारा दिया गया था। और इस चित्र में बताया गया है बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। तो बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया कि आरंभ में सभी पदार्थ जो है जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है वो अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पे स्थित थे। यहाँ हम देख सकते हैं ये एकाकी परमाणु है जिसे हम सिंगुलर एटम के नाम से भी जानते हैं और ये ब्रह्मांड में एक ही स्थान पे स्थित थे और इस गोलक में यानी एकाकी परमाणु में अनंत तापमान था और घनत्व था लेकिन इसका वेग जो है वो कम था। धीरे धीरे इस छोटे से गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और यह छोटा गोलक जो है वो छोटे छोटे भाग में विभाजित हो गया जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ इस गोलक में विस्फोट हुआ क्योंकि इसका तापमान बहुत अधिक था और इस विस्फोट के कारण ये जो छोटा गोलक था वो विभिन्न भागों में विभाजित हो गया और इस विस्फोट प्रक्रिया से ब्रह्मांड का बृहद विस्तार हुआ जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि कैसे ये छोटे छोटे भाग में विभाजित हो गए। इसीलिए इस सिद्धांत को हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का विस्तार होते गया धीरे धीरे। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये छोटा गोलक जो है उसमें विस्फोट हुआ और ये छोटे छोटे भाग में विभाजित हुए और ये छोटे छोटे भाग के बीच का दूरी जो है वो समय के साथ बढ़ते गया जिससे पूरे ब्रह्मांड का बृहद विस्तार हुआ। इसीलिए बिग बैंग सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना गया। इस बिग बैंग सिद्धांत में ये जो छोटा गोलक जो था जिसे हम एकाकी परमाणु कहते हैं जिसमें विस्फोट हुआ और वो छोटे छोटे भाग में विभाजित हो गए तो इस छोटे छोटे भाग में धीरे धीरे जो है तापमान गिरा और ये परमाणु पदार्थ जो है वो ग्रहों का निर्माण किए। यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे भाग थे उनका तापमान जो है धीरे धीरे गिरा और वो ग्रहों का निर्माण किए। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत जो कि आधुनिक सिद्धांतों में सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। अब हम जानेंगे स्थिर अवस्था संकल्पना के बारे में जिसको देने वाले थे हॉयल और ये संकल्पना जो है वो बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड एक समय में एक ही जैसा रहता है और इसमें कोई भी विस्तार नहीं होता है जबकि हमने देखा कि किस तरह बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तो ये था स्थिर अवस्था संकल्पना जिसमें
बताया गया कि ब्रह्मांड जो है स्थिर है और इसमें कोई भी विस्तार नहीं हो रहा है, और ये संकल्पना जो है वो व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, जैसा कि बिग बैंग को स्वीकृति मिला। तो ये था स्थिर अवस्था संकल्पना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और देखा कुछ आरंभिक सिद्धांत के बारे में जो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही साथ हमने देखा कुछ आधुनिक सिद्धांत और जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे तारों के निर्माण के बारे में और ग्रहों के निर्माण के बारे में।